रोड शो किया हमने। कितने किलोमीटर का? बारिश पड़ रही थी। बारिश कैसी पड़ रही थी? जैसे 21 तारीख को मैं यहाँ आया था ना पार्टी कार्यालय के उद्घाटन पे, समझ रहे हो? आज भी 21 है। ये 21 का मेरे जीवन में बड़ा रोल है। एक आंदोलन भी किया था 21 मई को दिल्ली में। एक और बार मैं CNPR NRC के विरोध में जेल में गया था 21 को, समझ रहे? तो 21 का बड़ा रोल है। तो मैंने कहा भाई अगर तुम्हारी दखल देनी तो 21 की तरफ से जाए, क्योंकि बुलंदशहर में उपचुनाव है और वो चुनाव जीतना है, लड़ना नहीं है। क्या करना है? जीतना है। क्योंकि क्या भीम आर्मी के लोगों ने कभी हार मानी है? नहीं। क्या आजाद समाज पार्टी के लोग हार मान सकते हैं? नहीं। बिहार जब मैं गया इस जगह पर से निवाला राजनीतिक लोगों ने साजिश में हमें दलित, महादलित, पिछड़े, अति पिछड़े, स्वर्ण, बैकवर्ड मुस्लिम तमाम तरह की राजनीति में उन्होंने हमें बांटी। मैं जब जाता हूँ और मैं देखता हूँ कि हमारे लोगों के सर पर कपड़े नहीं हैं, हमारी माताओं बहनों के सर पर कपड़े नहीं है, हमारे बुजुर्गों के बच्चों के सर पे कपड़े नहीं है। जिस पानी को जानवर पीते हैं, जो अपने किताबों में पढ़ा था बाबा साहब के समय, उस तालाबों का पानी हमारे लोग पीते हैं। जब उनको भोजन नहीं मिलता तो वो क्या खाते हैं पता आपको? चूहा, मेंढक। आप समझते हैं आज के भारत में भी ये संभव है जहाँ प्रधानमंत्री इतने बड़े बड़े दावे करते हो कि हमने सबके घरों में छत बनवा दी है, हमने सबको घर दे दिए हैं, कोई व्यक्ति भूखा नहीं है, कोई व्यक्ति जो है बेरोजगार नहीं है, कोई व्यक्ति जो है ऐसा नहीं इसको शिक्षा नहीं मिल रही हो। एक कड़वे सच से मैं वाकिफ हुआ। सच ये था कि जानवरों से भी पूरी जिंदगी हमारे लोग जी रहे हैं। मेरे हृदय को बहुत पीड़ा और उनके अंदर भी जोश था। मैंने ये देखा बारिश पड़ रही है महाराजगंज के अंदर, 55 किलोमीटर के रोड शो में नौजवानों ने, जैसे यहाँ इस जिले में कि चाहे पुलिस ने रेल बंद की हो या बस बंद की हो या रोडवेज बंद की हो या मोटरसाइकिलें बंद की हो, लेकिन जब दिल्ली में धरना होता था तो भीम आर्मी के लोग अपना झंडा और झंडा दोनों मजबूत करके वहां दिखाते थे। तो मैंने सोचा कि बारिश पड़ गई तो लोग भाग जाएंगे। आप विश्वास कीजिए 55 किलोमीटर तक नौजवान अगर रुके हैं तो अपने मोबाइल को पन्नी में सेव करने के लिए, अदरवाइज बिल्कुल नहीं रुके। अपने पैसे से, पैसों के दर पे नहीं थी भीड़, अपने पैसे का तेल गिरवा के वो अपने भाई को ताकत देते हुए 55 किलोमीटर का रोड शो करके आए। आजाद समाज पार्टी जिंदाबाद, आजाद समाज पार्टी जिंदाबाद। मुझे लगा कि अगर यार ये तो बारिश में भीग रहे हैं और मैं कहता हूँ कि मैं तो आपके जैसा हूँ, अगर मैं गाड़ी में चैन से बैठा रहूंगा तो इनके दिल को तो पीड़ा पहुंचेगी। तो मैं भी गाड़ी से बाहर निकलकर खड़ा हो गया, पूरे 55 किलोमीटर तक भीगा, मेरे पूरे कपड़े गिले, मगर मुझे सुकून है कि जिन लोगों के लिए मैं वहां गया था वो मुझसे भी ज्यादा उम्मीदें देखते हैं। ऐसी उम्मीदों के साथ आज तक हमने वोट दिया। बाबा साहब ने जिस समय पे हमें छोड़ा था, जो अधिकार हमें दिए थे, क्या आज हम लोग उन अधिकारों से आगे बढ़ पाए हैं या अधिकार को हमारे छीन गए हैं? क्या नौजवान मुझे इस बात का जवाब देंगे? क्या वो अधिकार छीन लिए गए हैं या वो अधिकारों से हम आगे बढ़ गए? ऐसी राजनीति का क्या फायदा जिसमें हम अपना वजूद ही ना बचा पाए, जिसमें हम अपने लोगों की सुरक्षा ही ना कर पाए। और आप लोग, तमाम लोग जानते हैं, भीम आर्मी ने सामाजिक संगठन के दम पर, सरकार ना होते भी, जो भाई जिलाध्यक्ष ने कहा कि बिना सरकार के होते भी सरकार जैसा जिलाध्यक्ष मैं यहाँ बना के दिखाऊंगा, तो मैं पूर्ण भरोसा करता हूँ कि अगर हमारे काम किया था, अगर वो पार्टी के लिए काम करेंगे, मैं लिख के देता हूँ कि यहाँ जिला पंचायत अध्यक्ष भी हमारा होगा, या आने वाले कल में मेयर से लेकर यहाँ मेयर भी हमारा होगा, हमारे यहाँ जो है सांसद भी हमारा होगा, और यहाँ आने वाले विधानसभा में 7 विधायक भी हमारे होंगे, अगर आप पूरी जिम्मेदारी से अपना काम करेंगे। क्योंकि ये कोई पुरानी बात नहीं है, हमने पहले भी करके दिखाया।
चाहे वो देवन के लोगों ने किया हो, चाहे वो हरड़ा के लोगों ने किया हो, चाहे वो मेरठ के लोगों ने किया हो, चाहे वो रामपुर के लोगों ने किया हो, लेकिन नुकसान ये है जिन्हें वोट दिया उन्होंने पैसों में हमारे समाज को बेच दिया। अब आप ये बताएं, आप दोबारा से पैसे वाली राजनीति चाहते हैं? नहीं। या ऐसी राजनीति चाहते हैं जिसमें काम करने वाले नौजवानों को मौका मिले? जी। कौन सी राजनीति आप चाहते हैं? काम करने। जहाँ पैसे की नहीं, काम की अहमियत, उस राजनीति को चाहते हैं, नहीं चाहते? या उस राजनीति को चाहते हैं कि पैराशूट प्रत्याशी आपके ऊपर थोप दिया जाए? या प्रत्याशी अपने बीच का चाहते हैं? बीच का। एक और बात, क्या आप लोग राम राज्य चाहते हैं? नहीं। क्या आप लोग राम राज्य के आदर्शों पर चलना चाहते हैं? नहीं। मैं कड़वी बात कह रहा हूँ, इस देश के दलित, इस देश के मुसलमान, इस देश के पिछड़े वर्ग के लोग, इस देश के आदिवासी लोग, इस देश की तमाम महिलाएं, और ये जो बहुजन समाज का जो आंदोलन हमारे बहुजन महापुरुषों ने शुरू किया, चाहे उसमें राष्ट्रीय ज्योतिबा फूले हो, चाहे पेरियार साहब हो, चाहे पेरियार लल्ले सिंह यादव हो, चाहे बीपी मंडल हो, और चाहे साहब काशीराम हो, बाबा साहब हो, माँ फातिमा शेख हो, जिनकी जयंती भी आज है, उन सब लोगों ने राम राज्य का सपना कभी नहीं देखा था। देश देखा था कि सबको समान अवसर हो, सबको समान न्याय मिले, सबको समान अधिकार मिले, ये सपना उन्होंने देखा था। उन्होंने देखा था कि बाबा साहब का ये पवित्र संविधान इस देश में लागू हो। कौन सा संविधान? कौन सा संविधान? जो सबको बराबरी के अधिकार देता है। अगर आप चाहते हैं कि संविधान की हत्या ना हो, क्या आप मनुस्मृति जीना चाहते हैं? नहीं। क्या आप ये चाहते हैं कि मनुस्मृति दोबारा लागू हो? नहीं। एक तरीका तो है कि हम तमाम लोगों की बलि ले ली जाए, या हम तमाम लोगों को गोलियों के टोप के आगे खड़ा कर दिया जाए। अगर हम लोग नहीं रहेंगे तब तो इस देश में सांप्रदायिक गैर बराबरी को बढ़ावा देने वाला मनुस्मृति संविधान लागू हो सकता है, जबकि अगर बाबा साहब के बच्चे यहाँ तो वो किसी भी कीमत पे देश में लागू नहीं होगा। ना यहाँ जाति धर्म के नाम पे दलित को, मुसलमान को, पिछड़ों को, आदिवासियों को, महिलाओं को बेइज्जत हम लोग होने देंगे, ना किसी को करने देंगे। तो जैसा मैंने कहा कि बाबा साहब ने भी कहा था कि सत्ता में भागीदारी करने का, राजनीतिक हिस्सेदारी ना करने का सबसे बड़ा नुकसान ये है कि अयोग्य लोग आप पे शासन करते हैं। ये तमाम लोग जानते हैं और आप भी लोग जानते हैं। जब जब हम पे मुसीबतें आई हैं, राजनीतिक लोगों ने क्या जवाब दिया है कि ये लोग कौन है, कौन से लोग हैं, और हमारे इनसे कोई रिश्ते हैं या नहीं है। हमने तमाम तरह कोशिशें की और भीम आर्मी के नौजवान गवाह हैं कि जब 2017 का विधानसभा चुनाव था, एक एक बच्चे ने भीम आर्मी के, और चाहे उपचुनाव लोकसभा का, एक एक बच्चे ने भीम आर्मी के जो है घर से निकलकर खाली पेट जो है, भूखे पेट यहाँ राजनीतिक रूप से जो है बहुजन समाज की एक पार्टी को बल देने का काम किया है, नहीं किया? लेकिन जब हमारे पर मुसीबत आई तो उस पार्टी के नेताओं ने हमें क्या कहा, ये तो आरएसएस के एजेंट है, ये तो कांग्रेस के एजेंट है, ये तो बीजेपी के एजेंट है, इनसे हमारा कोई ताल्लुक नहीं। तो मुझे भी कहना पड़ा कि हाँ, गरीब दलितों से आपका कोई ताल्लुक नहीं है, क्योंकि मैं आपका भतीजा नहीं हो सकता हूँ। आपके पास तो भतीजा है, सोने की चम्मच लेके जो पैदा हुआ है। जबकि मान्यवर काशीराम के अनुसार बहुजन मूवमेंट में उन्होंने सिखाया था, उनके दिखाए जो आदर्श थे, नौजवान पढ़े और सीखे। तमाम पुराने लोग यहाँ बैठे हुए हैं। उन्होंने कहा मैं कभी घर नहीं वापस लौटूंगा। ये बात उन्होंने क्यों कही थी आप जानते हैं? क्योंकि किसी भी व्यक्ति को अगर उसको नहीं तोड़ा जा सकता तो उसके परिवार को टारगेट करके उसको कमजोर किया जा सकता है। ये बात माननीय काशीराम साहब जानते थे। उन्होंने कहा कि मैं आज के बाद घर नहीं लौटूंगा, आज के बाद पूरा समाज ही मेरा परिवार है। और समाज के काम करने वाले बच्चों को जब ये कहा जाए कि भाई ये तो मैं जानती कौन है, मेरा तो कोई भतीजा नहीं है, तो मुझे भी ऐसा लगा कि मुझे उनका तो कोई भतीजा नहीं, लेकिन मेरा परिवार बहुत बड़ा है जिनके लिए मुझे काम करना है। समझ रहे हैं? माननीय काशीराम साहब ने ये भी कहा कि मैं कभी कोई अकाउंट नहीं बनाऊंगा। क्या नहीं बनाऊंगा? अकाउंट। मैं कभी कोई संपत्ति नहीं बनाऊंगा। उसके पीछे उनकी मंशा पता क्या थी? ये जो षड्यंत्रकारी लोग हैं आरएसएस के, ये जो कांग्रेस बीजेपी के षड्यंत्रकारी लोग हैं, ये हमारे लोगों को पहले पैसे देते हैं, उनके खातों में डालते हैं, उनको महलों के सपने दिखाते हैं, और जब वो महल बना लेते हैं तो उनके पास सीबीआई
ईडी, इनकम टैक्स, आईबी के छापे लगा के उनको ब्लैकमेल करते हैं। तो काशीराम साहब इस बात को जानते थे कि कल ये मुझे इस पर घेरने का प्रयास करेंगे। उन्होंने कहा मैं कभी कोई बैंक अकाउंट नहीं बनाऊंगा, ना मेरे पास पैसा होगा, ना मुझे मेरे ऊपर ये कोई छापा डाल सकते, समझ, ना मैं कोई संपत्ति बनाऊंगा, ना कोई संपत्ति होगी, ना कि संपत्ति की जांच होगी। जबकि काशीराम साहब तो इतने आदर्शवादी थे, वो नेता के साथ, वो रहबर के साथ, वो संत भी थे। उन्होंने कहा कि देखो मेरे पास बहुजन समाज के लोगों को लिए जगाने के लिए बहुत काम है, मैं किसी की शादी में, मैं किसी की सगाई में, मैं किसी के मरने में नहीं जाऊंगा, क्योंकि मैं उसको कुछ भी नहीं दे सकता हूँ। मैं बहुजन समाज को शासक बनाने के लिए इस देश के गरीब, दलित, पिछड़े, मुसलमान, आदिवासी, महिलाओं को शासक बनाने के लिए संघर्ष करूंगा और अपने जीवन के अंतिम समय तक वो संघर्ष करते रहेंगे। अब मैं पूछना चाहता हूँ आपसे, मुझे सीबीआई, आईबी, इनकम टैक्स, ईडी का डर तो नहीं दिखाया जा सकता? नहीं। मुझे जेल, मुकदमों का डर तो नहीं दिखाया जा सकता? नहीं। तो मेरे ऊपर क्या किया जा सकता है? आरोप लगाया जा सकता है। अगर मैं गलत हूं तो आप में से एक भी व्यक्ति सही नहीं है जिसने समाज के लिए कुर्बानी दी है, झंडा डंडा उठा के लाठी मुकदमे से है और जेल काटी है। आप समझ रहे हैं? मैं ये कहना चाहता हूँ, याद रखिएगा मेरी इस बात को। हो सकता है आपसे कभी मुलाकात आगे ना हो, क्योंकि ये आंदोलन का समय है। इस आंदोलन में आज जो मुसीबत आज खड़ी हुई है, वो मुसीबत क्या है कि किसानों के लिए अध्यादेश वो काले अध्यादेश जिससे किसान पूंजीपतियों का गुलाम हो जाएगा, जैसे अंग्रेजों के समय ईस्ट इंडिया कंपनी के समय में भारत के लोग थे। यहाँ कोरोना के समय में मजदूरों को इतना प्रताड़ित किया गया, उनको वो भूख से, प्यास से, जाने के साधन से इतने अभावीन हुए कि वो मरते मरते वहां तक पहुंचे, समझ रहे हैं? यहाँ नौजवानों से रोजगार के अधिकार छीन लिए गए। एक मंत्री जी ये कहते हैं कि हमने कोई ठेका ले रखा रोजगार का देने का, सरकार किस लिए है? यहाँ जो है महिलाएं सुरक्षित नहीं है, यहाँ बहनें सुरक्षित नहीं है। अब उत्तर प्रदेश के तमाम रोज रेप, छेड़खानी और तमाम तरह की जो मानसिक प्रताड़ना है उत्तर प्रदेश में दी जा रही है। यहाँ मॉब लिंचिंग के नाम पे दलित को, मुसलमान को, पिछड़े को मारा जाता है। यहाँ आदिवासियों की जमीन छीन ली जाती है और हर चीज को सहने की एक सीमा होती है। कब तक आप लोग दूसरों के भरोसे बैठ के और ये सोचते रहे वो लोग आपका काम करेंगे? और मुझे ऐसा लगता है कि अगर आपको अपने अधिकारों की सुरक्षा करनी है तो आपको मैदान में आना पड़ेगा, और अगर आप खुद मैदान में नहीं आएंगे तो फिर आपके अंदर की बुद्धि का कोई फायदा नहीं, समझ रहे हैं? तो हमें अपनी मूवमेंट को आगे बढ़ाना है। अब मैं गारंटी देता हूं कि आपके ऊपर कोई ईबी, आईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स का छापा नहीं रहेगा, लेकिन हाँ आपको तमाम तरह से आरोप लगा लगा के कमजोर करने का प्रयास किया जाएगा। आप लोग सिर्फ, मैंने अध्यक्ष जी को भी कहा और आप सबको कह रहा हूं पूरे दावे से, आप लोगों ने 10-10, 20-20 साल अन्य लोगों का साथ दिया, आप मेरा 1.5 साल साथ देते रहो। उत्तर प्रदेश में मैं आपको पूर्ण बहुमत की सरकार बना के दूंगा, ये मेरा वादा है। सरकार बनाना, सरकार चलाना, सरकार अगर बन भी जाएगी तो चलाने के लिए भी योग्य व्यक्ति चाहिए, और वो लोग चाहिए जिनके दिलों में दर्द हो, समझ रहे हैं? आज तो SC/ST आयोग तो है, लेकिन SC/ST आयोग के जितने मेंबर है तमाम वो अपर कास्ट के लोग बिठा रखे हैं। जो लोग हम पे अत्याचार करते हैं वो हमारे आयोग में बैठ के सुनवाई कर लेंगे? आपको समझना पड़ेगा, सारे अधिकारी IPS यहाँ से लेके और पूरे उत्तर प्रदेश में 1, 2, 4 को छोड़ के जितने भी जिले हैं, या तो ठाकुर है या पंडित जी, क्या दलितों में इतनी क्षमता नहीं है? ये जो तरह तरह से लेटरल एंट्री कर रहे हैं, डायरेक्ट जो है प्रमुख सचिव, कमिश्नर बना रहे हैं, जब ये लोग सत्ता में बैठे होंगे तो आपकी सरकार भी आपको काम करने नहीं देंगे। तो हमें देश के सिस्टम पे कब्जा करना, और कब्जा कैसा कि हमें अब देश को लगा देंगे, क्योंकि देश हमारा है, उनका इलाज करना। आज से हम लोग इस देश में डॉक्टर हैं और आज से हम इस देश में लगी सारी गंभीर बीमारियों का इलाज करेंगे। आजाद समाज पार्टी, जातिवाद हो, चाहे वो पूंजीवाद हो, चाहे वो सांप्रदायिकता हो, चाहे वो सामाजिक भेदभाव हो, और चाहे वो बेरोजगारी की समस्या हो, चाहे वो किसानों की समस्या हो, सारी समस्याओं का इलाज करने के लिए हमें उस हर फील्ड का डॉक्टर बनना पड़ेगा, क्योंकि हम बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के बच्चे हैं, उनके वंशज हैं। तो क्या हम लोग इलाज करना नहीं जानते हैं? एक गरीब का बच्चा जब उठ के एक गांव से और दिल्ली और दुनिया में अपनी पहचान बनाता है आपके बदौलत, तो दुनिया के पेट में दर्द हो जाता है, और दुनिया प्रयास करते किस तरह से इसके रास्ते को रोक ले, क्या आरोप लगाए, क्या बातें बनाए,
क्या इसके ऊपर इल्जाम लगाएं जिससे कि हम लोग ये साबित कर दें कि ये गलत है। तो मैं ये भी जानता हूं कि सत्य को रोका जा सकता है, सत्य को छिपाया नहीं जा सकता। आजाद समाज पार्टी के आज के वर्कर और भीम आर्मी के पुराने साथियों ने आज तक भी सम्मान के साथ समझौता नहीं किया। कोई भी मामला हो, आरोप कितने भी लगाए जाए, लेकिन एक आरोप सच करके कोई दिखाए, और अगर नहीं दिखा सकता तो मैं कहना चाहता हूं कि आप अपना पूरी जिम्मेदारी से काम करें। आपका काम नया है। इस कड़ी में क्योंकि हम लोग कैडराई लोग हैं, माननीय काशीराम साहब ये कहते थे कि जब आप परिवर्तन की राह लेकर निकलोगे तो आपका सामना सबसे पहले अपने घर परिवार के लोगों से भी होगा। वो आपका विरोध करेंगे, वो आप पे आरोप लगाएंगे, वो आपको बेवकूफ बताएंगे। लेकिन परिवर्तन इतना आसान चीज नहीं है। अगर इतनी आसान होती तो कोई कर लेता। हमारे लोग अगर इतने समझदार होते तो अपने हकों के लिए आवाज पहले ना उठाते। क्या भीम आर्मी के आने के बाद जो है जय भीम का नारा आपने देखा मोटरसाइकिल पर कैसे निकालता है, और कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक जय भीम वालों के बाद सुनाई देती है। 2 अप्रैल जैसा बंद पहले भी हुआ था क्या? नहीं। ये ताकत और ये जोश किसने भरा है समाज के लोगों में? सीकर भाई ने। ये भीम आर्मी के लोगों ने भरा। कोई अकेला व्यक्ति लीड नहीं कर सकता। समाज नेता बनाता है और समाज गिराता है। समझ रहे? ये ताकत आपने पैदा की है पूरे देश में, और आज पूरा देश आपके जोश, जुनून, समर्पण, त्याग, बलिदान और आपके संघर्ष को उम्मीद से देख रहा है। और जो उम्मीद की किरण जो है, आज बाबूजी हमारे यहाँ बीच में बैठे हैं जो मेरे लिए शायरी पढ़ रहे थे। मैं बाबूजी को नमन करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ और उनको सादर जो है जय भीम करता हूँ। मैं आपको पूर्ण विश्वास दिलाता हूँ, यहाँ जो एक और में लोग बैठे हुए हैं, कि हम लोग अपने जान का, अपने खून का एक खतरा इस समाज के नाम समर्पित कर देंगे। लेकिन इस देश में आरएसएस और मनुवाद का जो एजेंडा है, मनुस्मृति को लागू नहीं होने देंगे। भारतीय संविधान की सुरक्षा करेंगे और बहुजन समाज में जो बाबा साहब अम्बेडकर और माननीय साहब काशीराम, माननीय दीना माना वाल्मीकि जी का जो सपना था कि बहुजन समाज शासक बने, दिल्ली की गद्दी बैठे, तो जब तक वो पूरा नहीं होता हम लोग चैन की सांस नहीं लेंगे, चैन से नहीं बैठेंगे। इस प्रतिज्ञा के साथ, इस संकल्प के साथ आज मैं अपनी जन्मभूमि कर्म भूमि से आपसे वादा करता हूं कि मुझे आप लोग 1.5 साल पूरी ईमानदारी से मेहनत कराएं। आप खूब आरोप लगाए, लोग आप कहेंगे कोई बात नहीं, आप आरोप लगाते रहे, हम लोग साबित करेंगे हम लोग क्या। मैं आपको 2022 में सत्ता में दाखिल कराऊंगा और मैं बताऊंगा कि सत्ता किसे कहते हैं, और फिर मैं बताऊंगा आप लोगों के सहयोग से कि कौन हमारे लोगों को की लाशों को भी जो है जो जलने नहीं देते, हमारे लोगों के मुंह पे मूछे नहीं रखने देते। मॉब लिंचिंग के नाम पे देश प्रदेश में मुसलमानों को मारते हैं, धर्म के नाम पे, मंदिरों के नाम पे जो है दलितों को मारते हैं, बहनों का अपमान करते हैं। ऐसा एक भी व्यक्ति, और जिन्होंने हमारे लोग सताए हैं भीम आर्मी के आंदोलन से लेकर अब तक, ऐसा एक भी अधिकारी, कर्मचारी और ऐसा एक भी व्यक्ति चैन से अपने घर में नहीं सोएगा। ये वादा करने के लिए आज मैं आप लोगों को, आपने मेरी सफलता देखी, आप मेरे संघर्ष के साथी, लेकिन बहुत लोगों ने मेरी पीठ नहीं देखी, जिसमें खूब जख्म, वो जख्म आपकी उम्मीदों के, आपके संघर्ष के सामने जीरो। मैं आपसे ये उम्मीद और विश्वास चाहता हूं कि आप ईमानदारी से लड़ाई में आजाद समाज पार्टी के नवनियुक्त जिलाध्यक्ष का और यहाँ की जो टीम पूरी निर्वाचित की जाएगी उसका सहयोग करेंगे और उन्हें मदद करेंगे, और जिला पंचायत में ही बूथ तक अपने संगठन को इतना मजबूत करेंगे और जिला पंचायत के रिजल्ट्स को देकर ये बता देंगे कि सहारनपुर का जो बीज है, सहारनपुर का जो खून है, वो दुनिया में पहचाना जाता है, उसका अपनी एक पहचान है, उसके जो जुनून को पूरी दुनिया सलाम। हमारी हिम्मत और ताकत तो आप सब लोग हैं, क्योंकि हमारे पीछे और कुछ नहीं और हम पे खोने को भी कुछ नहीं, समझ रहे हैं। लेकिन मैं ये नहीं चाहता कि मैं उस कर्ज को लेके मरूं जो मैं बाबा साहब के त्याग, बलिदान, समर्पण के बाद अपने ऊपर महसूस करता हूं, जो मैं माननीय काशीराम साहब के त्याग, बलिदान, समर्पण के बाद अपने ऊपर महसूस करता हूं, और जो आप सब लोगों के संघर्ष, परेशानियां जो आप लोगों ने झेली उसके बाद अपने ऊपर महसूस करता हूं। तो मैं मेरी जिम्मेदारी बनती है कि मैं लड़ाई को मजबूती से लड़ूं। अब आप दोनों बताना मुझे कि क्या इस लड़ाई में आप लोग मेरा सहयोग करेंगे? होगा जी। आजाद समाज पार्टी जिंदाबाद। एक चीज याद रखिए, सत्ता की पूंजी अपने अगर हाथ में लेंगे तो उसका सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि जितनी भी तमाम तरह की बीमारियां समाज को लगी हुई,
इस प्रदेश को लगी हुई, आप उनसे तो मुक्ति दिला ही सकते हैं, लेकिन अपने लोगों को रोजगार भी दे सकते हैं, अपने लोगों को सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक रूप से आगे भी बढ़ा सकते हैं और इस प्रदेश को खुशहाल प्रदेश से बना सकते हैं। अभी तक राजनीति ऐसी है कि एक आदमी विधायक बनता, बड़े गौर से सुना, तमाम पूरे नौजवान लोग बैठे हुए, एक विधायक बनता, वो 5 साल की योजना के बाद करोड़पति, अरबपति, खरबपति हो जाता है। पता नहीं कौन सा बिजनेस करता है, हमारी समझ में तो नहीं। घर से बाहर नहीं निकलता है, कोई मेहनत मजदूरी नहीं करता है, कोई संघर्ष नहीं करता है। जिन लोगों की वोट लेता है उनको मना करवा देता है कि वो नेताजी यहाँ नहीं है, एसी के कमरे से बाहर नहीं निकलता है और उसकी जो आमदनी है वो 50-100 गुना बढ़ जाती है। ये जो धन बल की राजनीति है, इसको जन बल की राजनीति में खत्म करने की जिम्मेदारी हमारी है, क्योंकि धन बल की राजनीति से अगर पैसा देकर, टिकट लेकर अगर राजनीति की जाएगी तो जो व्यक्ति पैसा देकर, टिकट लेकर, पैसा खर्च करके विधायक बनेगा, वो आप लोगों के काम किसी भी हालत में नहीं करेगा। आप लोग बेहतर इस बात को जानते हैं, समझ रहे हैं? जिस तरह से देश में आरक्षण को खत्म किया जा रहा है, क्या सरकारी डिपार्टमेंट खत्म हो जाएगा, आरक्षण बचेगा? नहीं। अगर आरक्षण नहीं बचेगा तो क्या कोई तुम्हें प्रधान बना देगा? नहीं। क्या कोई तुम्हें, ये जो वहां बैठे हमारे 131 MP, उनका तो जमीन मर गया, क्या हमारे लोगों का भी जमीन मर गया? क्या इस देश में मजबूत बहुजन समाज के लोगों का जमीन जो इतना कमजोर हो गया कि वो सत्ता में स्थापित नहीं हो सकते? कोई ऐसा काम है दुनिया में जिसको नहीं किया जा सकता है? कोई ऐसी चीज है जिसको नहीं पाया जा सकता है? अगर आदमी संकल्प करे तो दुनिया में कोई ऐसी चीज नहीं जिसको नहीं पाया जा सकता। शर्त एक है कि जितनी बड़ी कामयाबी होती है उतनी बड़ी कुर्बानी होती है। कुर्बानी देने का जज्बा हर व्यक्ति में नहीं, लेकिन मैंने भीम आर्मी के ईमानदार, नौजवान, संघर्षशील व्यक्तियों में वो जज्बा देखा है कि चाहे वो लॉकडाउन का समय हो, चाहे भीम आर्मी का सामाजिक आंदोलन रहा हो, चाहे उन्होंने अपने घर से अपना सामान बेचा हो, लेकिन उन्होंने समाज के आन बान सम्मान को कभी कमजोर नहीं पड़ने दिया। मोटरसाइकिल के तेल के पैसे उन्होंने अपने घर से या अपनी पढ़ाई खर्चे निकाल कर दिए, लेकिन उन्होंने मुझे कभी निराश नहीं होना। आज जो है उन सब लोगों को जो है मेरा क्रांतिकारी जय भीम दिवस नाम, मैं कह रहा था कि मैं ज्यादा समय यहाँ नहीं दे पाऊंगा क्योंकि मेरे पास बहुत जिम्मेदारी, बिहार के चुनाव है, मध्य प्रदेश में भी उपचुनाव है और ये जो बुलंदशहर का जो चुनाव है, ये खाली बुलंदशहर का चुनाव नहीं, ये आजाद समाज पार्टी के लोगों के भविष्य का फैसला है। क्योंकि राजनीति में मैंने अभी एक प्रोमो जारी करवाया था, देखा भीम आर्मी के पेज पे, जिसमें अंत में कहा था कि राजनीति का एकमात्र ही लक्ष्य है, वो है जीत। एक वोट से भी हारता है उसकी गिनती नहीं होती, गिनती किसकी होती है? जीतने वाले की। तो मैं आपसे भी निवेदन करूंगा कि अपनी कमेटियां तो बनाएं, लेकिन वो जो क्रांतिकारी यहाँ नौजवान तैयार हुए हैं, जो क्षमता रखते हैं बोलने की, जिन्होंने संघर्ष किया, वो एक 2-4 टीम बनाए कि वो बुलंदशहर के चुनाव में भी जाएं और जाकर जो है वहाँ समाज के लोगों को अपनी पीड़ा, अपने दुख और अपने सपनों को बताएं, जिससे कि बुलंदशहर का चुनाव जीतना आसान होगा। क्या आप इसमें मदद करेंगे? देखो भाई, कठिन लड़ाई और उनके पास मीडिया भी है, माफिया भी है, मनी भी है, जुडिशरी की सत्ता की ताकत भी उनके पास है और मेरी ताकत जो है आप तमाम लोग। अब ये देखा जाएगा कि यहाँ ईमानदार लोग जीतेंगे, मेहनती, संघर्षशील, वफादार लोग जीतेंगे या फिर से गद्दार सत्ता पे कब्जा करेंगे, ये आप लोग देखें। तो मुझे सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं ऑफिस में जा रहा हूँ, जिसे मैं भी 1 घंटा और यहाँ रुकूंगा। बस मुझे एक ट्वीट करना है क्योंकि प्रेस कॉन्फ्रेंस है वहाँ पर, उसके लिए बुलंदशहर के चुनाव की घोषणा के लिए शायद 4 बजे है। मुझे ट्वीट करना, मुझे बस 5 मिनट का समय दीजिए। उसके बाद जो लोग नए लोग आए हैं, मैं पार्टी के जिम्मेदार लोगों से निवेदन करूंगा कि वो लोगों को ज्वाइन करवा दें वहाँ बुला के, और जो साथी कोई अपनी बात कहना चाहता हूँ, मैं 1 घंटे हूँ, वो अपनी बात भी कहे। लेकिन एक मेरा निवेदन है कि मुझसे बार बार ये कहा जाता है कि भाई भीम आर्मी के लोगों में अनुशासन नहीं है। मैं भी भीम आर्मी से पैदा हुआ हूँ, मुझे भीम आर्मी जाना जाता है, इतना अपमान ना करता, ठीक है? कम से कम भीम आर्मी के लोगों के लिए तो लोग शान से कहें, जैसे सलूट किया जाता है पूरे देश में। महाराष्ट्र हो, कर्नाटक हो, जहाँ की भाषा आप लोग नहीं जानते हैं, जहाँ की भाषा